वर्तमान समय में जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, आधुनिक कौन है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अमेरिका के बारे में, सबसे ज़्यादा आधुनिक है। फिर ब्रिटेन के बारे में आता है, फ्रांस के बारे में आता है, इटली के बारे में आता है। मतलब कहने का मतलब है कि अपने आप को हम आधुनिक नहीं मानते और पढ़ते क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास, कि हम आधुनिक कब हुए। अरे भाई, तो तुम आधुनिक कब हुए और किसी को देख कर हुए या पहले हुए? देखो, तमाम चीजें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात है कि आधुनिक भारत के इतिहास हम शुरू करते हैं पढ़ाई करना और समझना आधुनिक भारत क्या है, तो पढ़ते हैं भौगोलिक खोज। और भौगोलिक खोज का मतलब क्या है? अगर हम भौगोलिक खोज की बात करते हैं तो देखो, सीधा सीधी समझो, हमारी खोज नहीं थी, हम भुलाए हुए नहीं थे, ना ही हम गुम हुए थे, ना भुलाए थे। भुलाया कौन था? जो पागल होता है वही ढूंढता है ना। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यही है, जो अमेरिका का अगर हम बात करते हैं तो वो भी तो गुलाम रहा है, लेकिन जो यूरोप के देश रहे हैं वो कभी किसी को गुलाम नहीं रहे, वो दूसरों को गुलाम बनाए हैं। और यूरोपीय देशों में बात करते हैं तो हम बात करते हैं इटली का, बात करते हैं पुर्तगाल का, बात करते हैं फ्रांस का, बात करते हैं ब्रिटेन का। तो जितने भी ये देश थे, ये ढूंढ रहे थे कि विश्व में कहाँ कहाँ खजाना है कि हम जाकर लूट लें और उनको गुलाम बनाएं और लूट लें और व्यापार करें। देखो, बात क्या होता है कि अगर हम भौगोलिक खोज की बात करते हैं तो खोजना, तो जितने भी यूरोप के देश थे वो भारत के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे कि भारत हमको जाना है, हमको भारत जाना है। भारत में सुना हो कि भारत सोने की चिड़िया है, आखिर उनसे बताया कौन कि भारत सोने की चिड़िया है? और जिसकी खोज में वो निकलने के लिए भौगोलिक खोज की शुरुआत करते हैं। वो बोलते हैं कि हम दक्षिण पूर्व के देशों में जाएंगे और जाकर वहां से हम व्यापार करेंगे, वहां पे खजाना देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं। और उनके मन में कौतूहल बढ़ा हुआ था कि हम जाएं और वहां से लूट के ले आए। वो आप लोगों को देखो, सबसे पहले माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ब्रिटेन कहाँ है, फ्रांस कहाँ है। अगर इन देशों ने भौगोलिक खोज की शुरुआत किया तो देश कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है, इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तुमको हम मैपवा दिखाते हैं कि मैपवा के माध्यम से दिखाएंगे पुर्तगालवा कहाँ है और ब्रिटेनवा कहाँ है। और ब्रिटेनवा के बाद हम बताएंगे कि ब्रिटेन तो और फ्रांस, पुर्तगाल, जितने भी स्पेन वगैरह हैं जो भौगोलिक खोज की शुरुआत करते हैं, वो किस है। देखो, किस मैटर में अगर हमको सबसे पहले देखना है तो हम पहले देखेंगे मैप माइंड क्लियर होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ाई करोगे फिर दिमाग चौड़ी जाएगा, मैप देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तुमको हम ले चलते हैं मैप पे, क्योंकि मैप दिखाना और समझाना बहुत जरूरी है। देखो, आओ हम दिखाते हैं तुमको मैप। देखो, ये हो गया विश्व का मैप। विश्व जो यहाँ के देशों तुमको दिख रहा है, जितना भी देश है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ का जितना भी देशवा है, ये जो इस सब देशों को हम यूरोप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यूरोप। इसको हम कहते हैं यूरोप। ये सारे देश यूरोप के देश हैं। और इधर आओगे यहाँ पे, ये है एशिया। ये वाला देश एशिया देश है। तो जो यूरोप वाले थे वो बेचैन थे कि हमको एशिया में जाना है, और एशिया में जाने के लिए इतना बेचैन थे कि हमको एशिया में जाना है। और देखो, बेचैनी के कारण क्या है? बेचैनी के कारण है इटली। देखो, यहाँ पे है इटली, यहाँ पे है इटली। इसको थोड़ा मैं फ्रेश करता हूँ। देखो, यहाँ पे है इटली। ये जो इटलिया है ना, इटलिया, देखो बात तो समझो, इटली है तो इटली लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से, 10वीं शताब्दी ईस्वी से वो भारत से व्यापार कर रहा था। किस मार्ग से? सिल्क रूट। रोमन जो सिल्क रूट था, जो रेशम मार्ग था, उस रेशम मार्ग से व्यापार कर रहा था। रेशम मार्ग कहाँ था? जो आज वर्तमान समय में जो चाइना है, और चाइना वर्तमान समय जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरुआत किया हुआ कि पूरा हम विश्व को जोड़ेंगे, एक प्रकार से उस सिल्क रूट के ही तरह वो डेवलप करना चाहता है। तो वैसे ही कुछ प्राचीन काल में सिल्क रूट हुआ करता था, वहां से रोमन साम्राज्य का व्यापार होता था भारत में। ऐसा नहीं कि भारत गुम हो गया था, ऐसा नहीं कि भारत का अस्तित्व नहीं था, भाई सब कुछ था, बस इनको कुछ ही देशों को पता था। जैसे मान लो इटली भारत से बहुत पहले से व्यापार करता था और यहाँ का व्यापार करता था, और यहाँ से संसाधन थे। भारत सोने की चिड़िया कहा ही जाता था, और यहाँ से धन संपदा यहाँ से ले जाते थे, वहाँ व्यापार करते थे, काफ़ी मुनाफा कमाते थे। लेकिन तुम ही समझो, अगर तुम्हारा पड़ोसी जस्ट तुम्हारे बगल में हो, तुम्हारे घर के बगल में हो, दिन पर दिन दुगना रात चौगुना उसका प्रगति होते जा रहा है, उसका प्रगति हो रहा है, दिन दुगना रात चौगुना, इतना बढ़ंती में है, तो तुम क्या सोचोगे? तुम यही सोचोगे ना कि देखो ना कितना जल्दी भाग रहा है, अंदर बेचैनी होगी, हमको उसके जैसा बनना है,
हमको भी उसके जैसा कमाना है। तो यही बेचैनी थी इटली को देखकर। इटली इतना प्रगति, इतना शक्तिशाली था, रोमन एम्पायर था इटली का, इतना शक्तिशाली था कि इसके समन्वय जितने भी फ्रांस स्पेन था चूंचा भी नहीं करते थे। इटली बोल चुका था देखो रोमन मार्ग है ये मेरा है, जो रोमन जो सिल्क रूट है, सॉरी जो सिल्क रूट है वो मेरा है, और सिल्क रूट पे जो सिल्क रूट है वो मेरा है। सिल्क रूट पे व्यापार करने का, इस पे व्यापार करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। अगर इस पे ट्रेड कोई करेगा, अगर ट्रेड कोई करेगा तो ट्रेड मैं ही करूंगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ये रोमन कैथोलिक और रोमन साम्राज्य और इटली स्पष्ट रूप से बोल चुका था। देखो रोमन घड़ा नहीं, इटली में ही ना वेनिस भी था, एक शहर था, सबसे बड़ा डेवलप शहर था, और रोमन कैथोलिक यहीं के थे, रोमन एम्पायर यहीं पे था। तो इतना घर बनाने वाली बात नहीं है, समझो। इसलिए मैप दिखा रहा हूँ। तो इटली था, इटली इतना विकास कर चुका था, इसको देखकर जलन हो रही थी सबके अंदर। इटली कितना विकास क्यों कर रहा है? इटली स्पष्ट रूप से बोल दिया था तुम लोग व्यापार नहीं करोगे जाकर, क्योंकि व्यापार पे एक अधिकार मेरा है, मैं ही व्यापार करूंगा, तुमको हम जाने ही नहीं दूंगा व्यापार करने के लिए। स्पष्ट इटली बोल चुका था। और देखो इटली तो बोल चुका था, और अगर मैं तुमको बात करूँ, थोड़ा सा इसको मिटाऊँ तो फिर तुमको समझ में आएगा। देखो इटली तो तुम देख रहे हो, इटली बोल चुका था कि इधर से व्यापार मैं करूंगा। और अगर तुम नीचे जाओगे, नीचे देखोगे तो एक और मार्ग है, यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आओ, एक और रूट है। देखो इंडिया से, यहाँ से फारस की खाड़ी होते हुए जाने के लिए यूरोप, यहाँ से लाल सागर होते हुए जाने के लिए, इस रूट पे भी रोमन एम्पायर का प्रभुत्व और यहाँ के अरब देशों का लोगों का प्रभुत्व था। क्योंकि अरब देश दो देश थे, इटली, यूरोप के इटली, और यहाँ पे अरब देश सऊदी अरब, यूएई, जितनी भी अरब कंट्री है, इनका व्यापार भारत से पहले से होता था। अगर यूरोप में माल भी बेचने जाना होता था, कुछ सामान लेकर यूरोप जाना होता था, तो इनके माध्यम से जाना होता था, समझे। अगर भारत से कुछ सामान खरीदकर यहाँ अरब आता था, और भारत से अरब आया, और अरब से कहाँ गया? यूरोप गया, अरब से यूरोप। तो मध्यस्थता का काम अरब कर रहा था। तो इनको देखते हुए अरब जो यूरोप वाले थे, एक तो इटली था, इटली तो निश्चिंत था, भाई व्यापार तो मेरा चल रहा है। और ये जो इनके पड़ोसी थे ना, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यहाँ पे पुर्तगाल है, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, सारे बेचैन थे। इसी बेचैनी, एक कारण था बेचैनी का कि भौगोलिक खोज, हमको दूसरी रास्ता खोजना है, हमको भी जाकर पूर्व के साथ व्यापार करना है। इसी को लेकर हमको भी जाएंगे, पूर्व के साथ व्यापार करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसी को लेकर भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है, समझे। अब तुमको दिमाग में तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए भौगोलिक खोज की शुरुआत क्यों हुई। सिर्फ एक कारण था, तो रोमन कैथोलिक और इटली का प्रभुत्व। इटली इतना शक्तिशाली हो गया था, लेकिन किसी की भी शक्ति एक चरम के बाद गिरती है। देखो किसी की शक्ति बढ़ता है, फिर एक बात डाउन होता है। वही हाल हुआ, धीरे धीरे समय बदला, और इटली के जो साम्राज्य था वो डगमगाने लगा। उससे शक्तिशाली नरेश जन्म लिए, पैदा हुए, सम्राट बने। और कहाँ? स्पेन में और पुर्तगाल, दो ऐसे देश थे, स्पेन और पुर्तगाल। देखो स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जिन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब हमको भौगोलिक खोज करना है। इस भौगोलिक खोज के कड़ी में आग में घी कौन डालता है? आग में घी कौन डालता है? उसका नाम था मार्को पोलो। हम आपको ले चलते हैं। मैप तुम लोग मैप देख लिए, मैप कंफ्यूजन नहीं, भारत के रिस्पेक्टिव में मैप देखो, ठीक है। अब आओ, तुमको मैं कहाँ ले चलता हूं, आओ फिर समझो, हम जहां थे वहां तुमको लेकर चलता हूं, फिर तुमको समझ आएगा कि बात क्या है। देखो आ गया, अब आ गया भौगोलिक खोज। बात समझो, एक तरफ इटली को देखते हुए इनके अंदर था हमको भी पैसा कमाना है, और इटली ने स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं, तुमको हम रेशम मार्ग से जाने नहीं देंगे। क्लियर हो गया, तुम जाकर तो दिखाओ, दम हो तो हेल कर तो दिखाओ, गुड़वा तोड़ देंगे मार्ग। इटली का इतना प्रभुत्व चल रहा था वहां पे। और पड़ोसी थे, पड़ोसी के तो मन में होता है हम कैसे भाई, अगर पड़ोसी आगे निकल रहा है तो एक पड़ोसी तो पागल हो ही जाएगा। तो पागल हो चुके थे, हमको भी जाना है, पैसा कमाना है, हमको माल बेचना है, देखना है कि सोने की चिड़िया क्या होती है। इस बेचैनी को लेकर स्पेन और पुर्तगाल सबसे ज्यादा बेचैन थे, यहाँ के नरेश बेचैन थे। इसी बेचैनी में मार्को पोलो आता है, और मार्को पोलो इटली का एक अधिकार, और नीचे आओ, इटली का एक अधिकार तो आप लोगों ने समझ लिया। इटली तो बोल चुका था नहीं मेरा ही एक अधिकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब नीचे आओ, इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखो अब ये मार्को पोलो की हम बात करते हैं। मार्को पोलो कौन था? एक यूरोप का एक यात्री था, वो चला गया चीन।
मार्को पोलो, देखो ये हो गया मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो यूरोप का था और चला गया चीन, और चीन गया और चीन के बारे में जब अपने रचना लिखी, एक लेख लिखा, और रचना में चीन के बारे में जो बताया, और चीन के साथ भारत और यहाँ के जो लोकल देश थे, जैसे भारत हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ के देश के बारे में जो भव्य विस्तृत बताया, अपनी पुस्तक लिखी, उसको देखकर तो स्पेन, पुर्तगाल और पागल हो गए। इतना संपदा है। और सिल्क रूट से ही मार्को पोलो चाइना गया था, चाइना घुमा देखा, और चाइना आकर उसके बाद से उसने जो अपनी पुस्तक लिखी, उसकी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ द मार्को पोलो ने पूरे यूरोप में हिला कर रख दिया कि बाल रे बाल, इतने इसीलिए तो इटली छोड़ने को तैयार नहीं है। इस सब को देखते हुए अब तो और आग में घी पड़ गया मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत, और साथ साथ में इटली का विकास देखते हुए पागल हो गए। अब इनको अब स्पेन के जो नरेश थे, उन्होंने तो कहा कि नहीं अब तो क्लियर होगा, अब मैप नक्शा बनवाने के स्टार्ट। अब नक्शा कहा कि नहीं अब छोड़ने वाले नहीं है, नक्शा बनाओ भाई नक्शा। और मार्को पोलो नक्शा बनाओ, और वहीं पुर्तगाल में वास्को डी गामा एक था, वास्को डी गामा यात्री था। अभी रुक जाओ, वास्को डी गामा से आने से पहले इनकी देखो, एक वास्को डी गामा से आने से पहले इतना बेचैनी थे इनकी, इतना बेचैनी था इन लोगों को कि उससे पहले एक और यात्री को इन्होंने भेजा कि जाओ तुम देख कर आओ, रास्ता ढूंढ के आओ, उसको रास्ता ढूंढ के आओ कि हमको व्यापार करना है। ठीक है, व्यापार करना है। मध्यस्थता संतुलन कहाँ गया? कुस्टोनिया। बार्थोलोमियो डियाज कौन था? तो बार्थोलोमियो डियाज एक पुर्तगाली नाविक था। बार्थोलोमियो डियाज कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था, और इसको भेजा गया कि तुम जाओ और खोज के आना, बिना खोज आओगे तो ठीक नहीं होगा। और बार्थोलोमियो डियाज निकला और खोजने पे निकल गया, अपने नाव निकल गया कि हम ढूंढ के मानेंगे, हम बिना ढूंढे लौटेंगे नहीं, हम तो भारत को ढूंढ लेंगे। और कहाँ पहुंचता है बार्थोलोमियो डियाज? अफ्रीका। कहाँ पहुंचता है? अफ्रीका पहुंचता। अफ्रीका के जो केप है, अफ्रीका के जो आखिरी पॉइंट है, अफ्रीका आप देखोगे तो उसकी जो आखिरी बिंदु है, लाओ तुमको दिखाता हूं। देखो, देखना, देखोगे तो तुमको याद रहेगा, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम देखोगे फिर ठीक रहेगा। देखो, ये हो गया अफ्रीका हो गया, यहां भारत है। अफ्रीका यहां से निकला पुर्तगाल से, और कहां आया? अफ्रीका आया। बार्थोलोमियो डियाज यहां आता है कब? 1487 ईस्वी में। अब यहाँ पे आते आते उसको लगा कि यही भारत है, और आया 1487 में, और 1488 में यहाँ से लौट गया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ा, और यहाँ से लौट गया केप ऑफ गुड होप, जो क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप कहते हैं। अब आओ, तुमने देख लिया इसको, और 1487 की बात है। ठीक है, यहाँ आता है और यहाँ से लौटता है, यहाँ से वो लौट जाता है। ठीक है, उसका नाम था, और इसका बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तरमासा अंतर्द्वीप की खोज की। ठीक है, जो पुर्तगाली, तो ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो हर चीज को कवर करते हुए चल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। जो चीज है इंपॉर्टेंट है, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। और किस प्रकार भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है, तो हो गया भौगोलिक खोज बार्थोलोमियो डियाज। लेकिन इससे काम नहीं चला, क्योंकि इसने भारत तक नहीं पहुंचा, और लेकिन रास्ता तो खोज दिया था, वहां पर टर्निंग पॉइंट आ गया था, केप ऑफ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम, ध्यान रखना, केप ऑफ गुड होप। एक मिनट, इसको कहते हैं हम केप ऑफ गुड होप। देखो, केप ऑफ गुड होप कहते हैं इसको। ठीक है, उत्तमाशा अंतर्द्वीप। ठीक है, इतना बातें आप लोग समझ गए। एक बेचैनी थी कि जल्द से जल्द हमको जाकर भारत में सोने की चिड़िया को देखना है, इतनी धन संपदा और भारत से व्यापार करने की इच्छा। ये यूरोप आज में बनते हैं कि यूरोप बहुत बड़े हैं, और हमारे पीछे दौड़ रहे थे कि हमको भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
और स्थिति। और फिर इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद होता है वास्को डी गामा का 1498 की बात है, 1498 देखो 1498 ईस्वी में फिर एक बार पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकलता है यात्रा पर। उससे पहले निकला और 1498 में वो भारत पहुंचता है। भारत पर कालीकट पहुंचता है और कालीकट में हिंदू राजा जमोरिन उसका भव्य स्वागत करते हैं। ध्यान रखना, जो कालीकट अभी तक पहुंचने से पहले वो एक गुजरात का जो यात्री था, उसने उसका मदद भी किया था। अब्दुल हमीद नाम था उसका, अब्दुल मजीद नाम था उसका। अब्दुल मजीद ने उसकी मदद भी की थी। ये रास्ता बताया था कि तुम यहाँ से ऐसे टर्न करके जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे, तो उसकी मदद। तो 1498 में लेकिन भारत की खोज लगभग हो गई। वास्को डी गामा ने 4 जहाजों के बेड़े के साथ पुर्तगाल से प्रस्थान किया और उत्तर मासा अंतर्द्वीप पर डियाज द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाया। फिर पहुंचा पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाहों पर रुके, जहां अरब और भारतीय व्यापार का संपर्क मिला। और भारत के कालीकट, जिसको कोझिकोड भी कहते हैं, ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। बंदरगाह पर पहुंचकर और इतिहास रच दिया कि भारत की खोज। वहीं भौगोलिक खोज की अब समापन थी, क्योंकि भौगोलिक खोज हो गई, भारत की खोज, दक्षिण पूर्व के देशों की खोज हो गई, व्यापार का एक नया रूट मिल गया। अब सिर्फ इटली का प्रभुत्व नहीं रहेगा, अब सिर्फ इटली का प्रभुत्व नहीं रहेगा। अब देखने को मिलेगा कि और भी देश अब निकलते हैं। देखो यही घटना थी। इसके बाद से ही तो अन्य देशों ने अपने पायदान बढ़ाए। ब्रिटेन भी आया और भारत पर राज किया। इसके बाद भौगोलिक खोज अगर भारत जैसे देश अन्य देशों की अगर खोज नहीं, एक अलग रास्ता का विकास नहीं हुआ होता, तो शायद हम गुलाम नहीं होते। भौगोलिक खोज हुई, तमाम चीजें देखने को मिली। उसके बाद से ही भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है और देखने को मिलता है। देखो ध्यान रखना, अब्दुल मजीद उसने मालिंदी से कालीकट तक का समुद्र मार्ग दिखाया था। कहाँ से? मालिंदी से कालीकट। कहा वास्को डी गामा को, जाओ यहाँ से ऐसे जाना मालिंदी से और कालीकट तो पहुँच जाओगे। भारत की खोज बहुत मदद किया था इसको। ठीक है, देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहानी है और समझने वाली बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। जितना इंपॉर्टेंट है इतिहास का महत्व और व्यापारिक क्रांति, उपनिवेश की नींव, भारत पर प्रभाव। देखो भारत की खोज, देखो आज के क्लास में हमको समझना था कि किस प्रकार भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है। एक तरफ ध्यान रखना, पहला कारण भौगोलिक खोज की हम बात करते हैं, भौगोलिक खोज की शुरुआत क्यों हुई? तो एक तो इटली को देख ईर्ष्या थी। इटली इतना विकास कैसे कर रहा है? अगर पड़ोसी विकास कर रहा है तो हो सकता है हमारे अंदर भी आएगा कि हमारे पड़ोसी के आगे निकल रहा है। और इटली ने प्रभुत्व जमा लिया था कि नहीं, इस रूट से मैं ही व्यापार करूंगा। दूसरा, अरब मध्यस्थता कर रहे थे। अगर यूरोप को कोई सामान चाहिए तो अरब से होकर जाता था। उनको पता था लेकिन रास्ता नहीं था। उनको रास्ता का, व्यापारिक मार्ग के बारे में पता नहीं था कि भारत का व्यापारिक मार्ग क्या है, और रास्ता का पता नहीं था। और जो फारस की खाड़ी थी, लाल सागर था, यहाँ पे 3 लोगों का प्रभुत्व था, अरब वाले, और इटली का भी रोम साम्राज्य का प्रभुत्व था, यहाँ से उनको व्यापार करने नहीं देंगे। तब इन देशों के बीच में, और उस टाइम ये देश बहुत कमजोर थे, लेकिन बाद में चलकर इनकी शक्ति बढ़ी। और इनकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है। और भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है तो भारत की खोज होती है। भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है, उसके बाद अमेरिका की खोज होती है। भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है, फिर हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, साथ साथ ब्राजील की खोज होती है। तमाम खोजें होते हैं और उसके बाद से उपनिवेश एक देश से दूसरे देश फैलने लगते हैं और उपनिवेश का विकास होता है। इसको कहते हैं भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोज किन परिस्थितियों में हुई, भौगोलिक खोज में कौन कौन से लोग शामिल हुए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, देखो कहानी तो सबको पता होना चाहिए कि भौगोलिक खोज की कहानी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भौगोलिक खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखोगे उठाकर, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बीपीएससी अगर तुम बात करते हो तो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि दक्षिण अफ्रीका के जो केप ऑफ होप है, इसकी खोज किसने की थी? जो केप ऑफ गुड होप के बारे में मैंने बताया, जो दक्षिण अफ्रीका के जो जहाँ पे बार्थोलोम्यू डियाज आया था और 1487 ईस्वी में खोजा था और 88 में वहाँ से लौट गया था। 10 साल बाद फिर वास्को डी गामा आया, भारत की खोज करता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ बन के, कहानी के वे में, एग्जाम को ध्यान रखते हुए कहानी के वे में पूरे इतिहास को समझना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।